याद रखना, सफलता सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक। इसलिए अपने जीवन में आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के प्रति संघर्ष करिए। अपने त्याग, समर्पण, दृढ़ इच्छा एवं दृढ़ संकल्प के बल पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिम्मत रखिए, निरंतर परिश्रम करिए, प्रयास कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति आशावान रहिए, सकारात्मक सोचिए। जीत आपकी होगी, आपका लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान के इस भाग में मैं लेकर आया हूं 14 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दूं कि शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज का यह 18वां भाग है। पिछले 17 वीडियोज में हमने कुल 367 क्वेश्चन आंसर हल किए हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए यह वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आराम से धैर्य के साथ अंत तक देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। आप विद्यार्थियों को या बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो इस क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा इन 4 विकल्पों में से। प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, कक्षा चर्चा करना, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना या प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। आप वीडियो को पॉज करके जवाब भी दे सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन विधि के माध्यम से आप बच्चों को छनन क्रिया के बारे में सर्वश्रेष्ठ तरीके से बता सकते हैं। और यदि आप प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन के साथ साथ उसके बारे में बताएंगे, जिससे अधिगम यानी सीखना अधिक प्रभावी होगा और बच्चे इस क्रिया प्रक्रिया के बारे में स्थायी रूप से सीख पाएंगे, जो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ध्यान से प्रश्नों को हल कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। तो इनमें से कौन सा एक अच्छे व्याख्यान यानी गुड लेक्चर की विशेषता नहीं है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग, यह तो एक विशेषता है। मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, यह भी इसकी विशेषता है। एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना या अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, यह भी सही है कि आपका व्याख्यान अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं होना या बताना, यह एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस, कई बार यहाँ पर उपकल्पना या प्राकलन भी लिखा होगा। तो एक ही व्याख्यान में यदि कई परिकल्पनाएं हैं, कई उपकल्पनाएं हैं, कई प्राकथन हैं, हाइपोथेसिस हैं जिन्हें आप बता रहे हैं, तो यह एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, एक अच्छे व्याख्यान की कई विशेषताएं होती हैं। इस प्रश्न में भी मैंने उन्हें मेंशन किया है, आप ध्यान से समझ लीजिए। एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता है, इस प्रश्न में फिर से पूछा गया है। पहला, व्याख्यान के मध्य अंतः प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य। जब आप कोई लेक्चर या व्याख्यान दे रहे हैं तो व्याख्यान के मध्य यानी टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे,
उनके मध्य अंतः प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। व्याख्यान देते समय विषय से बाहर की बातें नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब आप कोई व्याख्यान दे रहे हैं तो उस समय उस विषय से या उस कंटेंट से बाहर की बातें नहीं आनी चाहिए। आपको अपने विषय अपने कंटेंट पर ही व्याख्यान देना चाहिए, जिससे छात्र छात्राएं उसे अच्छे से समझ सकें और उन्हें किसी प्रकार का संदेह या डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। अगला है, एक व्याख्यान में कई उपकल्पनाएं नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल सही। यह भी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता है कि एक लेक्चर में कई उपकल्पनाएं या हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं नहीं बतानी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 3 ऊपर के प्रश्न बताए, 3 यहाँ पर बताए। यह एक अच्छे व्याख्यान की विशेषताएं हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए और पूरा प्रश्न पढ़िए। अनुमानी शिक्षण विधि शिक्षण की एक विधि है जिसे अनुमानी शिक्षण विधि कहते हैं, तो कौन सा कथन इसके लिए सत्य नहीं है, सही नहीं है। पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अनुमानी शिक्षण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि, इसी दिया था आर्मस्ट्रांग ने। तो अनुमानीय शिक्षण विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमें बताना है। स्व अनुभव द्वारा सीखना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह खोज विधि है, अन्वेषण विधि है, अनुसंधान विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, तो इसमें बच्चा स्व अनुभव द्वारा सीखता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी समस्या समाधान शामिल करता है, बिल्कुल सत्य। इसमें बच्चा समस्या का समाधान निकालता है, उसे शामिल करता है। विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं, एकदम सत्य। वो एक्टिव होते हैं पूरे पठन क्रिया के दौरान, क्योंकि वो स्व अनुभव द्वारा इसे करते हैं और सीखते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। यह अनुमानी शिक्षण विधि से संबंधित सत्य नहीं है। तो आप इसे समझ लीजिए और मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, खोज, अन्वेषण और इस प्रकार की जो विधि है इसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं या अनुमानी विधि कहते हैं, और इसका विकास किया था किसने? आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अनुमानी विधि द्वारा विकसित की गई, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। आप समझ चुके होंगे, ड्रेकर नहीं होगा, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होगा, फ्रोबेल नहीं होगा। सही उत्तर है आर्मस्ट्रांग। इन्होंने शिक्षण की अनुमानी विधि या कहें ह्यूरिस्टिक विधि विकसित की थी, जिसे खोज विधि, अनुसंधान विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षण विधि के अनुसार बालकों को बताया न जाए, उनको जितना संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, विद्यार्थी को अपने निरीक्षण व प्रयोग से स्वयं खोजना होता है, शिक्षक विद्यार्थी को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं और विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है। तो कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं? ध्यान से पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण विधि नहीं होगा, समाज मिति विधि नहीं होगा, निगमन विधि नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर है अनुमानी विधि, या जिसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, खोज विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं या अनुसंधान विधि कहते हैं। और इसके जनक या इसे विकसित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। कई बार यहाँ पर अनुमानी विधि ना लिखकर ह्यूरिस्टिक विधि लिखा होगा या खोज विधि लिखा होगा या अन्वेषण विधि लिखा होगा, तो समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक नौसिखिया बन सकता है। गुणी, सामाजिक, दिलचस्प या क्रियाशील।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्रियाशील। एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक क्रियाशील नौसिखिया बन सकता है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि वर्तमान रचनात्मक कक्षा कक्ष में शिक्षक ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए वर्तमान में एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता की हो गई है, या कहें सुलभकर्ता की हो गई है, एज ए गाइड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्रियाशील। और ये प्रश्न पहले पूछा गया है, केबीएस का जो पीआरटी एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी नहीं है, विलियम वुंट नहीं है, प्लेटो नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर है सुकरात। तो सुकरात को माना जाता है समस्या समाधान विधि का जनक, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और यदि आप शिक्षण विधियां और उनके जनक से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर वीडियो बन चुकी है। उस वीडियो का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, योजना विधि का पहला पद क्या है? एक विधि है योजना विधि, तो इसका पहला पद क्या है? गतिविधियों का निर्धारण, यह तो नहीं होता है। गतिविधियों का आयोजन, यह भी नहीं होता। कार्य वितरण नहीं होता है। प्रश्न का सही उत्तर है उद्देश्यों का निर्धारण। तो योजना विधि का पहला पद होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पाठ्य वस्तु से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उसके बाद छात्रों के पूर्व अनुभवों या कहें पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावनात्मक प्रश्नों का निर्माण करता है, यानी प्रस्तावना वाले प्रश्नों का निर्माण करता है। तो योजना विधि का पहला पद होगा उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। और ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। तो इन चारों में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या कई बार शिक्षण युक्ति, शिक्षण सूत्र भी लिखा होगा, नहीं है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह तो है। जटिल से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। आप बताएं कि इनमें से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। आप अवश्य इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जटिल से सरल की ओर, यह नहीं है। आपको ध्यान दिला दूं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यह तो होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह भी होता है। ठीक है, फ्रॉम नॉन टू अननोन। पूर्ण से अंश की ओर, यह भी होता है। लेकिन जटिल से सरल की ओर नहीं होता, बल्कि इसकी जगह क्या होता है? सरल से जटिल की ओर, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सरल से जटिल की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर, ना कि जटिल से सरल की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये शिक्षण के सूत्र हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। और सरल से जटिल की ओर होगा, ना कि जटिल से सरल की ओर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र या शिक्षण की युक्तियां जिन्हें कहते हैं, उन्हें समझना होगा। 3 हम बता चुके हैं, यहाँ पर भी हैं इस प्रश्न में, देख लीजिए। निम्न में से शिक्षण का सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यह तो है, सत्य है ये। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह भी सत्य है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह भी सत्य है। तो ये तीनों क्या हैं? शिक्षण की युक्तियां
या कई बार शिक्षण के सूत्र लिखा होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा सूत्र की जगह कई बार यहाँ पर युक्तियाँ लिखा होगा। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी आप कह सकते हैं इसे फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये शिक्षण की युक्तियां हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। कई बार यहीं से प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की युक्ति या सूत्र सही नहीं है? तो शिक्षण की युक्ति कहें, शिक्षण का सूत्र कहें, कौन सा इनमें से सही नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए। प्रकृति का अनुसरण, यह तो शिक्षण का सूत्र है, और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि यह शिक्षण सूत्र रूसो के शिक्षा सिद्धांत से निकला है। रूसो के अनुसार शिक्षा प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए। तो प्रकृति का अनुसरण जो शिक्षण सूत्र है, यह रूसो के शिक्षा सिद्धांत से निकला है। यह शिक्षण का सूत्र या शिक्षण की युक्ति है। दूसरा, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर, यह भी शिक्षण का सूत्र है, ध्यान में रख लीजिए। और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, चौथा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, यह भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर नहीं होता, बल्कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। यह आप ध्यान में रख लीजिए। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। संश्लेषण से विश्लेषण नहीं होता, बल्कि विश्लेषण से संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप शिक्षण के सूत्रों को अच्छे से समझ लीजिए। शिक्षण के कई सारे सूत्र हैं जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके अतिरिक्त होता है अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर भी होता है, और एक मैंने बताया था आपको प्रकृति का अनुसरण, जो कि रूसो के शिक्षा सिद्धांत से निकला है। तो ये शिक्षण के सूत्र हैं या शिक्षण की युक्तियां हैं, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस शिक्षण विधि में बढ़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर किस शिक्षण विधि में बढ़ते हैं? पहला, आगमन विधि, निगमन विधि, अभ्यास विधि, विचार विमर्श विधि। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से एक है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आगमन विधि। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न पहले आया हुआ है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी मैं जानकारी दूंगा आपको अभी। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं आगमन विधि में। अब आप इस प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आगमन विधि से संबंधित। निम्न में से किस शिक्षण विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्रों को अपनाया जाता है, और अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाता है? ध्यान से समझ लीजिए, इसे क्या कहते हैं? अन्वेषण विधि नहीं कहते, डाल्टन विधि नहीं कहते, निगमन विधि नहीं कहते, इसे कहते हैं आगमन विधि। ये आप समझ लीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें आप पहले उदाहरण देते हैं, यानी विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप उदाहरण देते हैं और बाद में आप नियम बताते हैं। तो ये किसमें होता है? आगमन विधि में। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि आगमन विधि किसने दी थी?
तो आगमन विधि दी थी, कई जगह लिखा है बेकन और या अरस्तु। ठीक है, तो कई जगह बेकन लिखा होगा, कई जगह अरस्तु लिखा होगा, तो जो भी ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, आगमन विधि के जनक। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले उदाहरण देते हैं फिर बाद में नियम बताते हैं, यानी विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाता है, इसे कहते हैं आगमन विधि। ध्यान में रख लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न पहले पूछा भी गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुल 14 प्रश्न हल किए। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे होंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप बताएं कि शिक्षण की अनुमानी विधि किसके द्वारा विकसित की गई। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल यूर सिलेक्शन के श्योर के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो। थैंक यू सो मच।